हम लोग वी स्ट्रेस मोर ऑन टेक्निकल्स, हम लोग टेक्निकल्स पे ज्यादा काम करते हैं एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ बेसिकली कि चार्ट्स को पढ़े और काम करें, और उससे हम लोग ये वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द मिथ कि आके टेक्निकल्स के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जैसे ऋषि भाई 14 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ये चीज, और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट नाउ 6 to 7 years. So I hope you people really find this session of glimpse which we show a small parts of what we do in this course, and it is of great help to people. Ashok bhai, over to you. Thanks, Sudhir. Thanks for the intro. Rishi, I think you are there now. So, Rishi, ऋषिकेश, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा? बिल्कुल सर। नहीं, ओवरऑल मैंने अपने इंटरव्यू में आप लोगों को ऑलरेडी ये सब कुछ बताया हुआ है एंड अपनी पूरी जर्नी आप लोगों से हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो सेशंस बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके। एंड आज के सेशन में हम तो अपने पूरे प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे कि हम लोग किस तरीके से करते हैं, क्या क्या टॉपिक यूज करते हैं एंड उस टॉपिक्स को यूज करने का बेनिफिट क्या है। प्लस ऐसा नहीं है कि बस ये एक ग्लिम्स का ही वीडियो रहेगा, आपके लिए काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ हम जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे कि हम अगर ये टूल यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं। उसको इन डेप्थ में यूज करने का जो तरीका है वो तो आपको सेशंस में पता चलेगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज 1 या 2 दिन में सीखे जा सकती है या 1 या 2 घंटे में सीखे जा सकती है। आप सीख सकते हैं बेशक, बट उसके बाद भी आपको आपकी क्वेरी, आपके डाउट्स आपको कैसे सॉल्व होंगे वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसी वजह से जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम मतलब बनाया हुआ है पूरा, ये इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसके अंदर आपके अंदर पेशेंस कैसे डेवलप हो, कैसे आपके अंदर डिसिप्लिन कैसे डेवलप हो, राइट। एंड जैसे कि हमारा 6 to 7 मंथ करीब करीब आपका पूरा सपोर्ट सेशन पे होता है। एवरी डे 4 आवर अपन हम व्हाट्सएप पे सपोर्ट लेते हैं एंड फ्राइडे लाइव सेशन में सपोर्ट लेते हैं। सो ये सब कुछ आपकी जैसे रियल टाइम मार्केट में आपकी क्वेरी डाउट्स आते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी सॉल्व करेगी। इसके पीछे मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बताना चाहूंगा कि ये हम लोगों ने इस तरीके से डेवलप क्यों किया। मैं पहले अपनी बात करता हूँ, मैं इसलिए इस तरीके से डेवलप किया क्योंकि मैं 2009 से मैंने सीखना शुरू किया एंड मेरे को सक्सेसफुल होने में मतलब 2016 तक का टाइम लग गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ईयर तो मेरे लग गए। मेनली प्रॉब्लम जो आई वो ये है कि कहीं पे भी कोई ऐसा कोर्स नहीं था या कोई ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं था जो कि आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करे, राइट। इवन मेल वगैरह होते थे लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में लोगों के मेल आते थे, रिप्लाई आते थे, तो उसमें ये दिक्कत आती ही आती थी। तो मैंने ये चीज देखा कि यार प्रॉब्लम कहाँ पर है, ऐसी क्या चीज की जाए जिससे कि सामने वाले का कोई क्वेरी जनरेट हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व किया जा सके जो हम लोग जिस तरीके को यूज करते हैं। तो मैंने रियलाइज किया एंड ये चीज एक्सपीरियंस किया कि स्टॉक मार्केट की लर्निंग आप 1-2 दिन में नहीं कर सकते, इवन 1-2 महीने में भी नहीं कर सकते। ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस है जो कि आपको 2 से 3 साल का टाइम लगता ही लगता है। तो वो 2 से 3 साल के टाइम को हम कम करके एवरीडे अगर हम प्रैक्टिस करें तो 9 to 12 मंथ में हम नॉलेज एक्सपीरियंस थोड़ा गेन कर सकते हैं। उसके बाद टाइम के साथ आपको कन्विक्शन आएगा। ये प्रोग्राम इस तरीके से डेवलप किया हम लोगों ने आपके लिए कि इसके अंदर पेशेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके बाद डिसिप्लिन जो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो भी स्टॉक सिलेक्शन है एंड क्योंकि सबसे पहले बात आती है कि मार्केट में 4000 प्लस स्टॉक्स हैं, तो उसमें से हमको काम किस में करना है, तो उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो वो सारे स्टेप टू स्टेप सारी चीजें आएंगी। और हम आपको पहले बताएंगे कि हम लोग कितने सेटअप्स यूज करते हैं और क्या क्या मतलब स्टेप्स हैं समझने के लिए, एंड उसमें हम लोग ओवरव्यू लेंगे हम कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी अभी कोई भी चीजें आप लोग चैट बॉक्स में ना टाइप करें एंड हैंड रेज भी आप लोग हम लोग 1-to-1 डिस्कशन करेंगे अबाउट टू एनीथिंग रिलेटेड टू अवर प्रोग्राम एंड या हमारा जो भी मार्केट के हम लोग किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, हमारा तरीका क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फाइनली सबसे पहले हम नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में जो भी हमारा कोर्स से रिलेटेड
पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम रियल टाइम चार्ट्स भी लेंगे, रियल टाइम आपके सामने सारी चीजें दिखाएंगे भी स्टेप टू स्टेप। सो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग सबसे पहले आपको जो चीज़ बताने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास 2 प्रोग्राम है, एक तो इन्वेस्टिंग प्रोग्राम है एंड दूसरा है ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के अंदर 5 मेन हमारे पास सेटअप्स हैं, 5 मेन, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एंड मिड टर्म इन्वेस्टिंग, मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप जो मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लाइफ टाइम मल्टी ब्रेकआउट सेटअप्स एंड आईपीओ सेटअप, ये 5 सेटअप्स को हम लोग कवर करते हैं इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के अंदर। सो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि किसको हम शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं या किसको हम लोग मिड टर्म में यूज करते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। ओके फाइन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स बस आप लोग जो हमें बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, फिर आपकी जितनी भी रिलेटेड टू कोर्स क्वेरी है, रिलेटेड टू एनीथिंग एनी टॉपिक क्वेरी है, वो विल डिस्कस। ओके, सो प्लीज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इंग्लिश में भी कोर्स है बट अभी हम नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए बस आप Q&A या चैट में कुछ भी मत लिखिए, ओनली फॉर 15 to 20 मिनट्स। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा लेटेस्ट एग्जांपल है IRFC का, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो IRFC में सबसे पहले रिसेंटली जो सबसे पहले ब्रेकआउट आया वो आपका यहाँ पर आया हुआ है। सबसे पहला आपका देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, चार्ट पैटर्न में हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चार्ट पैटर्न का भी फॉर्मेशन है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास चार्ट पैटर्न का भी एक फॉर्मेशन है, तो डेली टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पर आपका ब्रेकआउट आया है। उसके बाद प्राइस देखेंगे अगर आप तो कंटिन्यू अप मूव में दे रखा है। डिस्क्लोजर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि मैंने इसको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे भी लिया था, राइट। ये जो अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, ये आपका जो हाई बना हुआ है March 21 का, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री करी थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये जो हाई था 2650 का, ये 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई दोनों था, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गया था। अगर आप लोगों ने हमारे जो वीडियोज हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं उसको अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कि ऑल टाइम हाई एंड ब्रेकआउट एंड 52 वीक हाई पर ही फोकस ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूवमेंट आया है। कई बार ब्रेकआउट के बाद अपने स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो ऐसा नहीं आप उम्मीद लगा के रखिए कि हाँ हमें एक तरफा ही मूव हमेशा मिलेगा, कभी भी नहीं, ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक तरफा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे देखें तो रोलेक्स रिंग की बात करते हैं हम, तो रोलेक्स रिंग्स में अगर हम जाएं तो रोलेक्स रिंग ऑलरेडी एक पुराना ट्रेड है, राइट। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर एक इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसने Jan 22 का हाई का ब्रेकआउट इसने दिया June 22 में, राइट। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नियर अबाउट पीक भी था, तो उन दोनों को ब्रेक करके उनको रिटेस्ट किया एंड उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर गया है। तो जैसे मैंने आपको RFC दिखाया, ब्रेकआउट के बाद सीधा वन वे मोमेंटम, सीधा राइट 50-60% वहां से मूव हो गया। एंड जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा ब्रेकआउट एंड उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पर जैसे कि हम IPO सेटअप की भी बात करेंगे, तो IPO सेटअप में जैसे मैंने ऑलरेडी लिखा था कि लिस्टिंग डे की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होना, तो यहाँ पर हुआ। उसके बाद देखिए स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, कई बार लोग बोलते हैं ना कि पेशेंस नहीं होता है। अब आप देखिए कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ स्टॉक्स परफॉर्म ही नहीं किया। अगर आप जिगजैग ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपका लोअर लो भी नहीं बना है, क्लोजिंग नहीं हुई है, जो हम क्लोजिंग चाहते हैं वो क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं हुई है कंटिन्यू। जैसे कि आजकल अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं रिजेक्शन कैंडल्स की, तो लेटेस्ट हायर लो ये था, इसके नीचे आपका कंटिन्यू बस रिजेक्शन से रिजेक्शन है, क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं हुई है। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर भी इसका 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था, यहाँ पर IPO का हाई ब्रेकआउट था। तो जो चीज हम लोग ट्विटर पर आप लोगों के लिए शेयर करते हैं, फिल्टर शेयर करते हैं, वही यूज करते हैं। सम टाइम स्टॉक्स आपके एंट्री के बाद काफी ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है और सम टाइम स्टॉक बहुत स्लोली अप मूव में परफॉर्म करता है। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे देखें तो 1400 के आसपास की जो एंट्री थी उसके बाद प्राइस ने 2200 का ऊपर का लेवल दिखा दिया
एंड ट्रेलिंग एसएल जो हम बात करते हैं हमेशा, ट्रेलिंग एसएल होता है हमेशा सेम टाइम फ्रेम का लेटेस्ट हायर लो, सेम टाइम फ्रेम का लेटेस्ट हायर लो, या आपका सॉरी, या आपका जैसे वन वे रैली हो जाती है, तो कल भी मैंने लिखा था लेटेस्ट मंथली कैंडल लो। सो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर हम जिगजैग ड्रॉ करें तो आपका इस तरीके से जिगजैग बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाके इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जो लेटेस्ट हायर लो है वो यहाँ पर जाके आपका हिट हो गया है। तो अगर आपकी एंट्री अराउंड 1400 के आसपास होती मई जून में, तो अभी आपका कमिंग 6 मंथ में आपका 1400 टू 1900 के आसपास आपको एग्जिट मिल रहा है। कभी भी ये मत सोचा करिए कि आप बिल्कुल टॉप पे निकल जाएंगे। काफी लोगों के मन में ये आता है कि यार 2200 से प्राइस आपका 1900 आ गया, तो ये तो ऑलरेडी मेरे को 15-20% का कम प्रॉफिट हो रहा है। तो उस वे से मत देखिए मार्केट को, आप ये देखिए कि आपकी एंट्री कहाँ थी और अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, ये एक तरीका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेटअप है वो है मिड टर्म का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट सेटअप में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हम लोग 3 to 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि सबका मार्केट को देखने का तरीका अलग होता है, सबको मार्केट को एनालाइज करने का तरीका होता है। चार्ट एक ही होता है लेकिन लोगों के व्यू अनेक होते हैं, राइट। सो हम लोग जो तरीका यूज करते हैं वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एंड किसी और से आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको डिसअपॉइंट ही होगा, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ चीज़ें डेवलप की हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं। तो जैसे शॉर्ट टर्म में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिखाए हैं। मिड टर्म इन्वेस्टिंग की बात करूं तो मिड टर्म इन्वेस्टिंग में भी वही सेम चीज़ है। कोशिश हमारी यही रहती है कि जितना ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट मिल जाए अपने लिए उतना अच्छा है। जब स्टॉक्स ट्रेंड चेंज कर रहा होता है तो और अच्छी बात होती है। तो जैसे कि अगर हम देखें पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम आया था अभी रिसेंटली, बहुत अच्छा। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक काफी टाइम से रेंज में ट्रेड कर रहा था, बहुत टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से। उसके बाद अगर हम देखें तो रिसेंटली इसने एक काफी लंबा, मतलब करीब करीब 19 का ब्रेकआउट आपको 22 में, मतलब 3 सालों का रेंज का ब्रेकआउट दिया इसने, मतलब ये थोड़ा और लंबा टाइम फ्रेम हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ट्विटर पर डाला है कि ब्रेकआउट कैंडल एंड ब्रेकआउट कैंडल के लो के जस्ट नीचे में एक रेड का तरीके का मार्क एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। इसके पीछे क्या रीजन है? कई बार हमारा जो स्टॉप लॉस होता है हायर लो बहुत बड़ा होता है, वैसे केसेस में हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखें, जो हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा स्टॉप लॉस वैसे बहुत दूर होगा तो कोई फायदा तो है नहीं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे अगर आप, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था, इससे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी था, एक रेसिस्टेंस जोन भी था, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही प्राइस यहाँ पर जाकर सस्टेन हुआ, पहले यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ, फिर यहाँ पर उसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग हो गई। तो आपको किस तरीके से मोमेंटम मिला आप देखिए। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नियर अबाउट जो हमारे रेसिस्टेंस होते हैं वो ये था, प्राइस ने नियर अबाउट रेसिस्टेंस को जाके टच किया, एंड मतलब फर्स्ट रेसिस्टेंस जो मेजर रेसिस्टेंस है उसके बाद आपका 164। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट निकालते हैं कि हमारा ब्रेकआउट आ गया एंड मेजर पॉइंट्स कौन है। अब जैसे कि जिगजैग बहुत सारे हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जिगजैग पॉइंट्स आपके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेजर वन कौन सा है कि जहां से प्राइस एक तरफा फॉल या एक तरफा वो बना हो, मतलब अप मूव में गया हो। तो जैसे कि आपका ये पीक है, आपका ये वाला पीक है, आपका ये वाला पीक है, ये सारे मेजर्स हैं। माइनर्स कौन कौन से हैं? जो छोटे छोटे से हैं, अगर आप देखेंगे ये सारे माइनर हैं। तो ये प्रैक्टिस से समझ में आता है, एंड इसके लिए पूरा का पूरा एक आपको क्वेरी एंड एक पूरा डिस्कशन चेक करना होता है, जो कि हम लोग और भी डिटेल में सेशंस में डिस्कशन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो करूड़ वैश्य बैंक है, गैब्रियल है। गैब्रियल एक लेटेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गैब्रियल इंडिया एक लेटेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीकेंड के वीडियो में आपको शेयर भी किया था गैब्रियल का चार्ट। तो देखिए किस तरीके से इसमें लेटेस्ट हुआ है एंड अप मूव आया हुआ है, मतलब आपके सामने ही है, कुछ अलग से मैंने नहीं किया हुआ है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो 2018 के बाद अब जाके ब्रेकआउट आ रहा है, नहीं तो प्राइस क्या कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोग मिड टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फॉलो करते हैं, एंड इसमें जो हम लोग टाइम पीरियड रखते हैं वो 1 से 2 साल। अगर हमारी कोई एंट्री होती है तो हम उसको 1 से 2 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड, मतलब कंटिन्यू होल्ड करते हैं अपने स्टॉप लॉस रूल के साथ। ओके, अब आगे आ जाते हैं। करोड़ वैश्य बैंक का चार्ट आप लोग खुद भी देख सकते हैं।
इसमें भी वही सेम था जो हमारा KTK में आया था, क्योंकि ये सारे ट्रेड हमारे टीम मेंबर्स ने भी किया था। ये देखिए यहाँ पर आपका ब्रेकआउट आया है, राइट। एंड इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही मेजर सप्लाई जोन था। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा पहले मेजर सप्लाई जोन था, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, उसके बाद अब देखिए किस तरीके से अच्छा खासा मोमेंटम आया है। तो यहाँ पर भी हमारा एक पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये देखिए आप, ये एक रेंज का ब्रेकआउट है। जितने भी पैटर्न बनते हैं वो सारे के सारे एक रेंज के ही होते हैं, राइट। कोई ना कोई रेंज का एक ब्रेकआउट दे होता है। तो आप बार बार एक चीज का ध्यान दीजिए कि हम हमेशा क्या देख रहे हैं कि 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। इससे क्या होता है कि हमारा स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड को, एक करेक्शन फेज को कंप्लीट कर चुका होता है। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर वहीं पर प्रेफर करते हैं, और आपको हर दिन कोई ना कोई स्टॉक जरूर मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो कि हमारा 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा टाइम्स का ब्रेकआउट दें उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो जैसे कि एक तिलक नगर इंडस्ट्री करके है, मैं आपको एक उसका एक आइडिया देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस कंटिन्यू फॉल में था, कंटिन्यू, मतलब आपका 2010 से लेकर आपका 2009 तक, 17 तक कंटिन्यू आपका एक क्या बोलते हैं, फॉल मतलब एक डाउनवर्ड फेज में था। बट यहाँ पर क्या हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और ये रेंज कितने टाइम की है अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेंज है आपका 15 का ब्रेकआउट आपका आया है 20 में सॉरी। तो अगर आप देखेंगे तो ये आई थिंक मोर देन 5 ईयर का ब्रेकआउट है। तो जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखते हैं उसमें एटलीस्ट हम लोग ये तो कोशिश करते हैं कि 5 साल का ब्रेकआउट एटलीस्ट कोई स्टॉक दे। तो जब कोई स्टॉक एक रेंज में काफी टाइम से चलता है और जब उससे बाहर निकलता है, राइट, तो आपको इस तरीके का मूव मिल सकता है। मोरपेन में भी सेम चीज थी, बट मोरपेन में अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। मोरपेन में भी सेम चीज थी, यहाँ पे भी इसने काफी लंबा एक ब्रेकआउट दिया था कई सालों का, लेकिन उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं आपको दोनों चीजें दिखाना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि बस मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। तो बट 10 में से अगर आप 5 टाइम्स भी सही हो जाते हैं तो क्या होता है, देखिए 5 टाइम्स भी अगर आप सही होते हैं, मैं कि मान लीजिए मैंने 10 ट्रेड किए, अगर आप 100% सक्सेस रेशो के लिए अगर आपको आप सच करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। वैसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि हम 100%, 50-60% हमारा सक्सेस रेशो है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एंट्री आपका 25 हुआ, मेजर जो हाई था वो यही था, मेजर जो हाई था वो ये था, उसके बाद ऑल टाइम हाई है। तो मेजर हाई जो हमारा था वो यहाँ पर रीच हो गया 90 रुपीज के आसपास। आपकी एंट्री कहाँ पे बनी थी, 25। तो अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.5x का मूव आया। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए और मैंने 1 लाख रुपए इसमें डाला, एंड 1 लाख में मैंने मोरपेन में डाला, तो मोरपेन में तो मेरा 1/3 का लॉस हो गया, एंड यहाँ पर जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो मेरा 3.5x का रिटर्न आया। तो जो लॉस होने का है वो आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही है, लेकिन जो आने का है उसमें बहुत बड़ा गेन आपको आ सकता है अगर आप उसको ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम लोग मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं 20 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। तो 20 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड अभी रिसेंटली जो एक ब्रेकआउट आया हुआ है वो ट्रायल में आया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक रिसेंटली ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि इसने एक काफी बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, दिख रहा है आपको। ये आपका जो रेंज है वो 2008 से अभी रिसेंटली आपका 2022 में ब्रेकआउट आया है। करंटली आरआरआई इज नॉट गुड, सो वी आर वेटिंग फॉर अ डिप, ठीक है। सो उसके बाद हम इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से देखिए कि ये स्टॉक ऊपर में आपका अराउंड 45 से 50 के आसपास ट्रेड करता था, और नीचे आपका 5 to 10 रुपीज। तो 2 टाइम्स 5 to 10 रुपीज के बीच में आया, एंड अगेन वो 45 से 50 के रेंज में गया, बट इस बार उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो फंडामेंटली चेंज हो रहा है, या कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंज आ रहा है कि उसने इतने सालों के रेंज का ब्रेकआउट दिया है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक्स ऐसे बड़े रेंज से बाहर निकलता है तो इसका मतलब यही होता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई कंपनी ऐसे हमें मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो कंपनी विजिट करें, मैनेजमेंट से हम मिले,
राइट, तो हम और बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर सकें। तो ये कन्विक्शन धीरे धीरे इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जब हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाते हैं तो हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि हम लोग कंपनी विजिट वगैरह भी करें एंड मैनेजमेंट से भी मिलें। इस तरीके का कुछ चेंज अगर ब्रेकआउट में दिखता है, चार्ट में दिखता है तो क्योंकि चेंज आ रहा है चार्ट पे, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आगे भी चल के हम लोग कोई ना कोई चीजें ऐसी देखें या समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में क्या चेंज हो रहा है या पॉलिसीज में क्या चेंज हो रही है। अपने सर्कल से हम लोग बात करते हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है अभी, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो बताओ। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे कन्विक्शन डेवलप होता है एंड हम बड़ा इन्वेस्टमेंट भी एक स्टॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। एंड अब हम बात करते हैं ऑल टाइम हाई की, लाइफ टाइम मल्टीपल ब्रेकआउट्स। लाइफ टाइम मल्टीपल ब्रेकआउट बेसिकली क्या होते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देते हैं एंड मोर देन 5 ईयर का ब्रेकआउट देते हैं। तो उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि अभी रिसेंटली में दावत है, दावत का चार्ट भी हम लोगों ने आपको भेजा था। तो दावत में अगर आप देखेंगे तो दावत में क्या हो रहा है, दावत में अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसने 2018 जैन 2018 के हाई का ब्रेकआउट दिया है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 5 ईयर का ब्रेकआउट है। उसको ब्रेकआउट को इसने प्रॉपर्ली रिटेस्ट भी कर लिया है। जैसे कि ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है ये हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि हमारा जो हायर लो है वो बहुत दूर है, राइट। तो हमारा आरआर हमारे फेवर में नहीं आता है, तो इस वजह से हम लोगों ने ब्रेकआउट कैंडल का वो रखा हुआ है। प्लस अगर प्राइस नीचे आता है तो लाइन चार्ट के बेसिस पर भी हम लोग एंट्री और स्टॉप लॉस के पास कर सकते हैं। तो दिस इज अवर प्लानिंग फॉर एजुकेशनल पर्पज, देयर इज नो रिकमेंडेशंस, ओके। सो यहाँ पर अगर वही सेम चीज है एंड ये कंजप्शन स्टोरी है, ऐसी चीजें हैं जो हमेशा कंज्यूम होने वाली हैं। पूरे वक्त में स्टॉक्स गिरते हैं ऐसा नहीं है, बट जब उसका अच्छा वक्त आता है तो चीजें चेंज भी होती हैं, ठीक है। तो ये है। प्लस एबीबी का भी चार्ट है जो हम लोगों ने आप लोगों को बहुत पहले शेयर किया था, ठीक है। देखिए ऑलरेडी चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो 2008 का हाई का ब्रेकआउट हमारा 1613 का यहाँ पर आया था। आप देखिए यहाँ पर भी उसको टच करने गया प्राइस, बट ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ पर भी टच किया बट ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ पर फाइनली हमारा ब्रेकआउट आया। उसके बाद अगर आप देखें तो 1600 से 3400, मतलब ऑलमोस्ट 2x का मोमेंटम अपने को अभी तक मिल चुका है। एंड जैसा कि मैं ट्रेलिंग एसएल की बात कर रहा था, तो आप उठा के देख सकते हैं इस स्टॉक्स ने अभी तक पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है। इस ब्रेकआउट से लेकर अभी तक रिजेक्शन आए हैं, प्राइस नीचे गया है बट क्लोजिंग नहीं दिया है। तो हमेशा लेटेस्ट कैंडल को कंसिडर कीजिए, आपको पता चलेगा। तो जैसे कि हम लोगों का इसमें जो अभी स्टॉप लॉस है वो ये कैंडल का लो है, इसके नीचे बंद हो जाएगा मंथली बेसिस तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई जिगजैग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जो हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद पीएम है, पीएम जो भी लेटेस्ट अभी सुधीर भाई ने अपने प्रोफाइल से डाला था, ये यहाँ पे भी मल्टी ब्रेकआउट आया था। 2016 का ब्रेकआउट अपना 2022 में आया था, तो मोर देन 5 ईयर। एंड उसके बाद अब देखिए रिटेस्ट होने के बाद अच्छा खासा मूव भी ऑलरेडी ये दिखा चुका है, राइट। रूबी मिल्स भी हमने डाला था। अब जैसे देखिए एक चीज ये भी है, आपको 2 ट्रेड सही मिले, तीसरा ट्रेड देखिए इसने भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। अभी तक इसने स्टॉप लॉस नहीं किया है क्योंकि हमारा ब्रेकआउट कैंडल का लो ये है, हायर लो बहुत दूर था एंड आपकी एंट्री 260 के आसपास यहाँ पे बनती थी। तो उसके बाद अभी तक इसने स्टॉप लॉस नहीं किया, लेकिन हमारी एंट्री के बाद नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक खराब है या कुछ भी है, दिक्कत आ सकती है, अपना स्टॉप लॉस हो सकता है, ये चीज माइंड में रखिए। ये नहीं कि मैं हर ट्रेड से ये उम्मीद लगा के रखूँ कि नहीं मेरे को वो हर ट्रेड प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। आईपीओ सेटअप में जैसे कि मैंने अभी बीका जी का चार्ट डाला था, आप कोई भी आईपीओ स्टॉक उठा के देख सकते हैं। तो बीका जी का चार्ट जो मैंने डाला था अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आया, राइट। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग दिया एंड उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो वहां से अराउंड 20% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। फिर से डीप आता है इसमें 330 340 का, तो वी आर प्लानिंग टू टेक एंट्री एंड अपना स्टॉप लॉस जो है हमारा लोएस्ट पॉइंट रहता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपना ट्रेंड को चेंज करने के लिए बताती है। एंड अभी रिसेंटली एक और आईपीओ था जिसमें वीनस 5 का, जो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। आपको एग्जांपल के लिए बता दो तो आप हैप्पीएस्ट माइंड भी देख सकते हैं। तो वीनस पावर में देखिए कि ये आईपीओ की कैंडल थी, बट यहाँ पर रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पर जाके आपका क्लोजिंग आया है, ठीक है, इन सबके ऊपर, रिजेक्शन के ऊपर। उसके बाद देखेंगे अगर आप तो कंटिन्यू प्राइस रिस्पेक्ट करता हुआ चला गया। अब जैसे कि इसमें कोई जिगजैग है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, मेरा कोशिश ये रहता है इसके अंदर कि हम इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाके उसके कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखें। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बाहर निकला एंड कभी भी पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, आपका यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है पिछले कैंडल के लो के नीचे।
और जैसे ही क्लोज हुआ आप देख लीजिए क्या हुआ प्राइस का। तो ट्रेलिंग एसएल का रूल इस तरीके से होता है, हम टॉप और बॉटम तभी नहीं पकड़ सकते हैं, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि सर आपने ये स्टॉक रिकमेंड किया, वो तो ऊपर से 50% 60% टूट गया 100% मूव करने के बाद। बट अगर आप ट्रेलिंग एसएल का रूल फॉलो करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में और भी डिटेल में इस पे बातें करते हैं कि कितनी परसेंट कब निकालेंगे, कितना परसेंट कब और ऐड कर सकते हैं, एग्जिट करने के बाद फिर दोबारा एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ जिग के अकॉर्डिंग, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट हुआ है। तो जैसे हमने दीपक नाइट्रेट में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एग्जिट कर लिया था, फिर दोबारा एंट्री कर ली, तो उस एग्जिट और एंट्री में हमको करीब करीब 400 पॉइंट का डिफरेंस मिल गया था। तो वो सारी चीजें हम लोग करते हैं, हम लोग कई बार फुल्ली एग्जिट कर देते हैं, कई बार पार्शली करते हैं, कई बार 90% तक पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब हम लोग इन्वेस्टिंग में बात करेंगे। अब इसके अंदर मेन टॉपिक्स क्या हैं, देखिए बेसिक जो कैंडलस्टिक क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, चार्ट क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेज क्या होता है, तो ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। राइट, सारी चीजें कोर्स करने से पहले ये सब आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, बट नॉलेज पर्पज के लिए, क्योंकि हम इनको भी यूज करने का तरीका हमारा डिफरेंट है। ट्रेंड लाइन सबके लिए अलग अलग होती है, हमारे लिए अलग तरीके से होती है। हम ड्रॉ वही करते हैं, लेकिन हम कई सारे ट्रेंड लाइन्स को वैलिड नहीं मानते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। मूविंग एवरेज जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही रखा है। आरएसआई जो है कि हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग का एक टूल है, वो एडीएक्स जो है वो हमारा एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन एंड स्ट्रेंथ बताता है, जिगजैग हमको ट्रेंड बताता है। तो ये सारी चीजें मैं भी आने वाले टाइम में डिस्कस, अभी आज के सेशन में डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये हमारे सारे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग का पार्ट कॉमन है, तो सबसे पहले हम जो 2 से 3 महीने डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रेडिंग करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लाइव मार्केट में मंडे एंड फ्राइडे 2 PM से 3:30 हम लोग लाइव ट्रेड्स करते हैं, लाइव रियल ट्रेड्स करते हैं, आपके सामने रियल कैपिटल यूज करेंगे एंड सारा प्रोसेस आपके सामने फॉलो होगा कि हम किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, किस तरीके से उसको पूरा जो अभी तक आपको हम सिखाएंगे वो सारी चीजों को यूज करके किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो इन्वेस्टिंग के 5 कोर्स आएंगे एंड पोजिशनल मोमेंटम सेटअप भी आएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने तेजस का चार्ट आप लोगों के लिए शेयर किया था, तो तेजस में जैसे हम लोगों ने डाला था कि प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ये अपना ट्विटर पे भी मैंने डाला था कि 5870 के ऊपर बंद हो जाता है तो हमको मोमेंटम मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, रिटेस्ट हुआ, 580-90 का हाई बना के प्राइस 770 हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम के अंदर हमारा स्टॉप लॉस का रूल होता है कि पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। आरआर हमारा जैसे ही 1:2 का मिलता है, या जैसे मैंने आपको बताया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वो कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही शॉर्ट टर्म पोजिशनल की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट कोस्ट पेपर का भी चार्ट हमने आप लोगों को शेयर किया था। वेस्ट कोस्ट पेपर में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था इसके अंदर ऑल टाइम हाई का, एंड ये जो ब्रेकआउट था वो 2018 का ब्रेकआउट हमको 2022 में मिला था, जो कि 4 सालों का ब्रेकआउट था। एंड जैसे ही ब्रेकआउट आया प्राइस में एक तरफा मोमेंटम है। इसके लिए बेसिकली हम लोग एडीएक्स और आरएसआई के अंदर कुछ फिल्टर्स हैं जो मैं आप लोगों को हाल फिलहाल में शेयर करूंगा ट्विटर पे, इसके अंदर शेयर करूंगा। पूरा टेक्निक बता पाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिए, तो वो फिल्टर मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। तो इसमें हम लोगों ने एंट्री किया था एंड एंट्री करने के बाद हमने क्या किया था, हमने लेटेस्ट 2 हाई को कनेक्ट किया था टारगेट के लिए। जैसे ही यहाँ पर प्राइस टच हुआ था तो हमने प्रॉफिट बुकिंग पूरा कर लिया था। अगर आने वाले टाइम में अगर मुझे अगेन ये कि स्टॉक 400-450 के बीच में मिलेगा, सो वी प्लान टू ऐड, क्योंकि जेएनएफसी में भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना था। अगर आप देखेंगे तो जेएनएफसी में भी यहाँ पर ब्रेकआउट आया, प्राइस में अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर टच किया सपोर्ट को, तो जेएनएफसी में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना था। जेएनएफसी भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था ट्विटर पे। सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप नाम डाल के इक्विटी फॉर लाइफ करके आप सर्च मार सकते हो ट्विटर पे स्टॉक, तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो मोमेंटम के अंदर हमारे ये 2 सेटअप और आ जाते हैं, पोजिशनल मोमेंटम सेटअप एंड आपका शॉर्ट टर्म। तो ये दोनों के दोनों लाइव मार्केट में 2 PM टू 3:30 PM सेशन लेते हैं मंडे एंड फ्राइडे, एंड 2 से 3 मतलब 4 to 6 सेशन इसके अंदर हमारे रहते हैं। अब आ जाते हैं कुछ टॉप पॉइंट्स पे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी हम टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, आपको क्या मार्केट जब करेक्शन फेज में आता है तो क्या आपको पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट कर देना चाहिए, या कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो पूरा स्टॉक्स मतलब पूरे पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लेना चाहिए? ऐसा कुछ हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। बेसिकली हम कभी भी अपने पोर्टफोलियो से फुल्ली एग्जिट नहीं करते हैं।
हम स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहते हैं एंड उसका जो SL TSL है उसको ही हम फॉलो करते हैं। SL TSL की अगर मैं बात करूं तो SL TSL बेसिकली क्या होता है, SL होता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और TSL होता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम क्या होता है कि वो प्रॉफिट को लॉक करता चला जाता है, राइट। समटाइम वो आपका पूरा प्रॉफिट भी लेके चला जाएगा, लेकिन 10 में से एक बार, तो वो 10 में से एक बार के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग एक तो पोर्टफोलियो हैज करते हैं, जैसे कि अभी करंटली मैंने कोई पोर्टफोलियो हैजिंग नहीं किया हुआ है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी आपका बुलिश है ओवरऑल जिगजैग के अकॉर्डिंग। जैसे ही जिगजैग चेंज होगा तो मैं पोर्टफोलियो हैज करूंगा, बट ऐसे मार्केट में जहां पर मार्केट एक रेसिस्टेंस पर है, ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल राइटिंग करते हैं पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, जिसको कई लोग कवर्ड कॉल भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई नेकेड पोजीशन बना रहे हैं। अगर मैंने मान लीजिए कि 90,000 की कॉल राइट किया, तो मार्केट अगर यहाँ से 20,000 चला जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो उस बीच में एटलीस्ट 10 से 15% राइज हो जाएगा। और जो मैंने 90,000 की कॉल बेची हुई है वो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उसको 20,000 तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मेरा कोई ना कोई स्टॉप लॉस लेवल तो होगा, उस पर मैं निकल जाता हूँ। तो जैसे मेरी जो प्लानिंग है कि 18,700 के ऊपर मैं कॉल राइटिंग बंद कर दूंगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 20,000 21,000 तक का कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो वो जो मैं आप लोगों को एग्जिस्ट एवरी फ्राइडे के सेशन में बताता ही हूँ। सो जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है तो हम लोग पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। हेजिंग की कॉस्टिंग होती है 1% से 2%, बट मार्च 2020 के केस में आपको वो हेज बहुत अच्छे से आपको बचा लेता है। मार्च 2020 में आप अगर देखेंगे तो अब मुझे आज भी डेट याद है क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे, 1 Feb 2020, 1 Feb 2020 को जाके देखिएगा जिगजैग चेंज हुआ था। मैं आपके सामने चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 Feb में आपको जिगजैग चेंज हुआ था 1 Feb को, ये देखिए। अगर आप जिगजैग ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर भी कुछ रूल्स हैं जिगजैग के अंदर, जिसका हम लोग ऑलरेडी 2 संडे सेशंस एंड 2 हमारा वो सपोर्ट सेशन रहता है उसके अंदर। आप देखिए जिगजैग अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, और ये डेट क्या है आप देख सकते हैं, 1 Feb 2020। मैंने आपको बिना देखे बता दिया था 1 Feb 2020। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है तो स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ है, प्राइस ऊपर गया है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है प्राइस में, सीधा नीचे। तो जैसे कि हमको हैज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस, कि जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस हर साल कराते हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हो, बट गाड़ी का इंश्योरेंस हम हर साल कराते हैं, बट कभी भी मिसहैपनिंग हो जाए तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके साथ, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंश्योरेंस सारा का सारा आपको मतलब जो भी दिक्कतें हैं वो सारा का सारा आपका क्लेम, जो भी पैसे हैं वो सब आपको देगी वो, राइट। सो ये अपना था। तो हैजिंग इसलिए करते हैं, और प्लस कॉल राइटिंग किस लिए करते हैं। कॉल राइटिंग में भी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। कॉल राइटिंग में बेनिफिट क्या है कि जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग मतलब मार्केट ज्यादा परफॉर्म नहीं करता, तो ये पूरा फेज अगर आप जो देख रहे हैं ना, इस पूरे फेज में हम लोगों ने करीब करीब 3 या 4 बार ही कॉल राइटिंग में एडजस्टमेंट किया है, अदरवाइज नहीं किया है। इस पूरे फेज में भी हमारा 3 से 4 बार एडजस्टमेंट हुआ है एंड हर टाइम हमको बाकी टाइम प्रॉफिट आया। स्टॉक्स की कॉल राइटिंग में हमको और अच्छा प्रॉफिट आता है, लेकिन स्टॉक्स की कॉल राइटिंग के लिए पोर्टफोलियो आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स की कॉल राइटिंग में हमारे पास कैपिटल, मतलब जो स्टॉक्स है वो 1 लॉट के बराबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो लोग एफ एंड ओ करते हैं उनको ये चीज पता होगी। आगे आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं और फास्ट करूंगा चीजों को। तो ये चीजें हैं, राइट, जो हमने आपको अभी बताई। उसके बाद किस तरीके से हम लोग आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, मैं आपको वो चीज एक बार बताना चाहूंगा। इस पूरे प्रोग्राम में हमारा हैंड होल्डिंग का क्या क्या प्रोसीजर है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी लर्निंग है जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेड है। अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप ये सोचें कि नहीं ऋषिकेश हो या कोई भी ट्विटर पे कोई भी क्या नाम है जो भी एनालिस्ट हैं, जो भी अपना व्यू शेयर करते हैं कि मैं उसको फॉलो करके पैसा बना लूंगा, तो प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड सामने वाले को, आप दूसरे को अगर आप फॉलो करके पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, करेक्शन फेज में जाएगा, तो उस टाइम आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो जानना, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हम अभी आपको ये स्लाइड बता रहे हैं, इसके बाद
हम आपको जो हमारे तरीके हैं, जिगजैग, एडीएक्स, मूविंग एवरेज, फंडामेंटल स्कैनर्स, डेटा कहाँ से उठाते हैं, वो सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये चीजें हम आपको अभी बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको जैसे बताया कि जो टूल्स हैं हमारे, चार्ट पैटर्न्स, ये सॉरी जिगजैग, एडीएक्स, आरएसआई एंड फंडामेंटल स्कैनर्स, वो सारी चीजें, एंड और कहाँ से आप डेटा उठा के पढ़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप कोर्स करना ही करना है, बट आपको एक आइडिया ये जरूर लग जाएगा इस पूरे जैसे कि अभी तक मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट इट्स नॉट जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ आवर कोर्स, इट्स आल्सो अ लर्निंग सेशंस, क्योंकि जो चीज हमने शेयर किया है आप लोगों को वो कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है। वो आप अगर अपने टूल पे यूज करते हैं, अपने सिस्टम में यूज करते हैं, तो आपको उससे 110% आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। आपका सेटअप फाइन ट्यून ही होने वाला है अगर आप आज पूरा सेशन नहीं सुनते हैं तो। जैसे कि इस यहाँ पर ये जो 9 मंथ का कोर्स है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 मंथ फॉर लर्निंग एंड 6 मंथ फॉर लाइव सपोर्ट। ठीक है, जो 3 मंथ ऑफ लर्निंग है इसके अंदर हमारे पास लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डेड दोनों सेशंस हैं। ओके, एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग वगैरह आपको सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने घंटे का इसमें लाइव आएगा और कितने घंटे का आपका रिकॉर्डेड सेशन आएगा। एवरी संडे आपका ये सेशन होगा 10 to 1 AM, राइट, 10 AM to 1 PM। उसके बाद जो सपोर्ट सेशन होगा वो एवरी वेडनेसडे होगा, जो कि हम लोग 3 to 6 PM, सॉरी 6 to 9 PM हम लोग वो करते हैं। इस पूरे 3 मंथ के बाद बता रहा हूँ, जो भी संडे को हम टॉपिक लेंगे उसका सपोर्ट सेशन हमारा एवरी वेडनेसडे होगा। एंड जो भी क्वेरी है वो लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डेड सेशंस का वो सब कुछ वेडनेसडे को ली जाएंगी, एंड आप अपने व्हाट्सएप पे भी क्वेरी हमें ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद जैसे 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारा लाइव सपोर्ट सेशन चलेगा, जो कि वीक में एक बार होगा, जो कि हम आज की डेट में वो फ्राइडे को लेते हैं, जो कि पूरे साल में कितने आवर का रहेगा वो हमने बता रखा है। जो भी क्वेरी आपकी जनरेट होगी लाइव, वो सब कुछ हम लोग सेशंस में लेंगे ही लेंगे, प्लस व्हाट्सएप पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम लोग जो सपोर्ट सेशन है फ्राइडे के, मंथ में 1 से 2 बार हम जो भी स्टॉक्स देख रहे हैं, जैसे लास्ट में हमने ऑलरेडी लास्ट वीकेंड को हमने ऑलरेडी स्टॉक्स के वीडियो डाले थे, तो वो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग को किस बेसिस पे ले रहे हैं, एंड उसके पीछे क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, कौन कौन सा सेटअप फुलफिल हो रहा है, वो सारे बेसिस पर हम लोग लेते हैं। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी हम लोग शेयर करते हैं। तो बेसिकली जो 6 मंथ है ना, इसके अंदर ही आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप आगे की तरफ कोशिश करेंगे कि हाँ यार मैं ये चीज मेरे को डाउट आ रहा है या ये मेरे माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो उसको इमीडिएट बेसिस पर आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, या आप फ्राइडे के सपोर्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर हमारा रिप्लाई आपको 24 आवर टू 48 आवर में मिल जाता है, राइट। उसका भी हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कि वो किस किस तरीके से होता है, राइट। एंड लास्ट में देखिए लिखा हुआ है 9 मंथ ऑफ व्हाट्सएप सपोर्ट। ये 9 मंथ ऑफ द व्हाट्सएप सपोर्ट में बस हम 2 मतलब ऐसे दिन को ही इग्नोर करते हैं, जैसे पब्लिक हॉलीडे है एंड संडे। बाकी दिन आप एवरी डे 4 आवर का हमारा एक पूरा स्लॉट है, जिसके अंदर आप कोई भी व्हाट्सएप डालते हो तो उसका रिप्लाई मिलता है, राइट। तो जैसे कि काफी लोगों का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, तो वो चाहते हैं कि सर आपने जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ और मेरा कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो मैं पूछ लूँ, तो वो भी चीज है यहाँ पर। यहाँ पर पोर्टफोलियो रिव्यू हम नहीं करेंगे, रिव्यू आपको ही करना होगा, राइट। लेकिन आपको आप उसमें से कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये जो 9 मंथ आपका सपोर्ट है व्हाट्सएप पे, ये 9 मंथ कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। स्टार्टिंग के 3 मंथ ये जो क्वेरी होगी वो ओनली टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद 3 मंथ के बाद कोई भी टाइम हो, कोई भी मतलब सॉरी कोई भी टाइम नहीं, कोई भी आपका क्वेरी हो रिलेटेड टू अवर टॉपिक्स जो भी हमने सिखाया है, सेटअप बताया है, तो वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। माइंड में कोई भी क्वेरी चल रही है वो सब आप कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब की पैरामीटर्स जो कि हम लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्लाइड खत्म होते ही आपको हम बताएंगे कि की पैरामीटर्स जो हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारा क्या तरीका है, जो मैंने बताया द वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मैंने आपको तो पहले सेटअप दिखाया, तो जिगजैग है। तो जिगजैग बेसिकली आपको जैसे मैंने ड्रॉ किया था अभी रिसेंटली, या आप हमारा अगर जिगजैग का इंटरव्यू वाला वीडियो देखेंगे आप F2F वाला, तो वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको काम करने का तरीका हमारा समझ में आएगा। तो जो की पैरामीटर्स है हमारा, जो हमारा तरीका है, हम लोग किस तरीके से स्टेप टू स्टेप स्टॉक्स को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको सेटअप तो दिखाया ही सारे के सारे, कि ब्रेकआउट आ गया, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कैसे रखना है, वो सारे मैंने आपको बताया ही।
तो की पैरामीटर जो है हमारे जिगजैग, तो जिगजैग का बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हो, एंट्री वो सेल की भी एंट्री हो सकती है और वो बाई की भी एंट्री हो सकती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई एंट्री करना चाहते हो किसी भी स्टॉक्स के अंदर, तो मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, बता सकते हो आप लोग? मैंने अभी चैट बॉक्स अनेबल किया है। किसी भी स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है? ट्रेंड। ऐसा लग रहा है कि काफी सारे हमारे मेंटी ने भी ज्वाइन किया हुआ सेशन को। ओके, सो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है अपना ट्रेंड। किसी भी स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले उसका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि उसका ट्रेंड डाउन है या अप है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें? ठीक है, 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो अगर मुझे बाई करके काम करना है तो मेरा ट्रेंड अप होना चाहिए, अगर मुझे सेल करके काम करना है, मतलब एफ&ओ में काम करना है, तो मेरा ट्रेंड डाउन होना चाहिए, और अगर मैं चाहता हूँ स्कैल्पिंग करना तो मेरा ट्रेंड एक साइडवेज होना चाहिए, मतलब एक रेंज में ट्रेड करेगा, तो उससे मेरे को और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जो जिगजैग है वो एक बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी है, इसके अंदर हमने कुछ टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन का रूल डाला हुआ है। तो जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम करते हैं तो हम उसके लिए मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखते हैं, मिड टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम लोग वीकली एंड मंथली दोनों टाइम फ्रेम का जिगजैग देखते हैं, और हम जब शॉर्ट टर्म करते हैं तो मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखते हैं कि क्या है। अगर ट्रेंड के साथ अगर हम नहीं बैठेंगे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। क्यों ट्रेंड जरूरी है? कि अगर मान लीजिए मैं जयपुर में हूँ और मुझे जाना है मुंबई, राइट, तो मैं दिल्ली वाले ट्रेन में बैठूंगा तो मुंबई नहीं जा पाऊंगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड यस, इन दिस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मॉडल कोर्स, ओके। सो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सारे कोर्स में अपने आएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में तो बस एडिशनल जो है मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी ये सारी चीजें दोनों में आएंगी। तो जिगजैग जो है ये आपका एक ट्रेंड आइडेंटिफाई टूल है, राइट, जो कि आपको हेल्प करता है ट्रेंड को पकड़ने में। उसके बाद ट्रेंड हमें पता चल गया, अब उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग एडीएक्स यूज करते हैं, राइट। एडीएक्स मोमेंटम प्ले के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं रेदर देन हम लोग इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो हमारा ब्रेकआउट आ रहा है, राइट, वो कंफर्म है कि नहीं है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन टूल जो हमारा है वो है डीएमआई। एडीएक्स के अंदर ही एक डीएमआई और लाइन होती है, 3 लाइनें होती हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए हम लोग डीएमआई का टूल का यूज करते हैं। जो लोग मोमेंटम के लिए अप्लाई करेंगे आगे चल के, वो एडीएक्स और डायरेक्शन मोमेंटम दोनों का इन डेप्थ में हम उनको बताएंगे। बाकी एडीएक्स का मेन रोल मोमेंटम प्ले के लिए होता है और स्ट्रेंथ देखने के लिए होता है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ उसमें है कि नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनके लिए इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जो फुल टाइम है उनको इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग करना चाहिए, जो मार्केट में, लाइव मार्केट में 2 to 3:30 PM का टाइम निकाल सके। मूविंग एवरेज बेसिकली हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है, राइट, हमारे ट्रेंड के लिए। कि सपोज कीजिए कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो मतलब अप ट्रेंड में, 20 मूविंग के नीचे है तो डाउन ट्रेंड में। कई बार अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के बीच में ही प्राइस चलता रहता है, मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे, तो वहां पर एक साइडवेज ट्रेंड होता है जिसमें हमको जिगजैग का ब्रेकआउट देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको तिलक नगर इंडस्ट्री में दिखाया था। एंड आरएसआई के बहुत सारे यूज हैं, सभी दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं वो हार्टली प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करते हैं। ऑलरेडी हमने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे आरएसआई का, कि मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 80-90 में जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि हम लोग पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करें, या कभी कभी हम लोग फुल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। डिपेंड ऑन द structure, depend on the price behavior, depend on the candlestick formation at the resistance level, या उस टाइम क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये मेन हम 4 चीजें यूज करते हैं अपने क्या नाम है, इन्वेस्टिंग को और ट्रेडिंग को फॉलो करने के लिए। इससे पहले क्या आता है, स्कैनर्स आते हैं। स्कैनर्स में जैसे मैंने आप लोगों को पहले शेयर किया हुआ है 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई का, मैं आप लोगों को रिट्वीट भी कर दूंगा जो मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। तो वहां से हमारा स्टॉक सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग के 5 सेटअप्स में 10 to 12 चार्ट, वो सारी चीजें हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने आपको जिगजैग के बना के भेजे हुए हैं कि क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हमारा जो क्राइटेरिया है जिगजैग, देखिए जैसे कि यहाँ पर नो ट्रेड इज ऑल्सो आपका गुड डिसीजन। तो कब आपको ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे कि जिगजैग, एडीएक्स और एलएसआई सारा क्राइटेरिया फुलफिल है तो हमने एंट्री ले लिया। जिगजैग, आरएसआई फुलफिल हो रहा है बट एडीएक्स फुलफिल नहीं हो रहा है तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया।
तो ये हमारा एक चेकलिस्ट होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और वो चेकलिस्ट अगर सारा का सारा फुलफिल होता है तो ही हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से हमारा ये भी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब ये दोनों चार्ट जेएनएफसी का है, एक देखिए आप मंथली टाइम फ्रेम में और एक आपका वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही नीचे से अराउंड 150 से आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो एंट्री ऑन लोअर टाइम फ्रेम, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट सेटअप का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, जहां पर आपका फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है। अब नीचे के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा हायर टाइम फ्रेम जो कि हमारा वन वे रैली दे रहा है, उस केस में भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं, एंड इसके अंदर भी सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही हम एंट्री करेंगे। लेकिन दोनों के दोनों टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो जिगजैग हमारा क्या है, वो बुलिश है दोनों के दोनों टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे केसेस में हम लोग हर फ्लैश ब्रेकआउट पे भी एंट्री एंड पिरामिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हम बातें कर रहे थे, अब अगर आप गोल्डियन में देखेंगे तो गोल्डियन में अराउंड 15 इयर्स का रेंज ब्रेकआउट आया था, एंड रेडिको में भी अगर आप देखेंगे तो आपका अराउंड 10 to 12 ईयर का ब्रेकआउट आया था। तो ये जो हमने बना रखा है कि इस तरीके का, जैसे तिलक नगर इंडस्ट्री में मैंने आपको दिखाया था, तो कि अगर कोई स्टॉक एक बहुत बड़े रेंज का ब्रेकआउट देता है तो वो उस तरीके से मोमेंटम भी दे सकता है। चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस तरीके का मोमेंटम जब भी आया है आप उठा के देखिएगा। कभी भी कोई स्टॉक, चाहे एचईजी हो, चाहे ग्रेफाइट हो, कोई भी स्टॉक जो भी अभी एक तरफा रैली दे रहा है, उसमें इस तरीके का कोई ना कोई ब्रेकआउट आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। 10 में से 8-9 में तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो हम लोग इस तरीके के ब्रेकआउट को भी फॉलो करते हैं ज्यादातर, राइट। हाँ, एक चीज और है कि अगर आपका RSI 80-90 है तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं, हम वेट करते हैं कि RSI कूल ऑफ हो या रिटेस्ट हो, जैसे आपका रेडिको में हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा एक रूल है कुछ मल्टी ईयर ब्रेकआउट में भी कि हम कब उसको अवॉइड करते हैं, जब प्राइस हमारा एक तो RSI का आपको पता ही है, जब प्राइस हमारा ब्रेकआउट नहीं देता है, कंटिन्यू रिजेक्शन देता चला जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये एक रूल है हमारा रिजेक्शन कैंडल का, जो कि हमें काफी बार बचाता है, राइट, किसी भी ट्रेड में जाने से, कि सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं बट हमारा जो जिगजैग है वो हमारा सॉरी जो रिजेक्शन है वो हमारा हमें मना करता है कि नहीं अभी आप एंट्री मत कीजिए। अब इसी ट्रेड की बात करूं तो आप भारतीय एयरटेल को उठा के देखिएगा, जब ये 640 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था रिजेक्शन के ऊपर, तो अभी रिसेंटली ये स्टॉक 800 के ऊपर चला गया है, लार्ज कैप स्टॉक है। उसके बाद ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, मैंने ट्विटर पे भी डाला हुआ था आप लोगों के लिए। जब आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, एंड उसके बाद अभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो RSI कब देखना है, आपको रिजेक्शन कैंडल कब फॉलो करना है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि हम बस ब्रेकआउट आपको डाल रहे हैं एक स्टॉक फ्राइडे को, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने एक स्टॉक आके हमने डाल दिया। हम लोग हर वीक 100 से 200 चार्ट्स पे स्कैन करते हैं, रन करते हैं, उसका चार्ट देखते हैं, जो अच्छा लगता है उसके बाद हम जाके उसको आपके लिए अपडेट करते हैं। फाइन, तो जैसे कि हाँ ये भी वही है, लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी, टाइम लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑल्सो। तो ये हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, इसके पीछे रीजन यही है जो हमने अभी रेडिको और ग्लोडियम में भी दिखाया, कि अगर आप एचयूएल देखेंगे तो एचयूएल ने करीब करीब मोर देन 10 ईयर एक रेंज में ट्रेड किया, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। रिलायंस के मंथली में भी ये आपको करीब करीब 7 to 8 ईयर एक रेंज में ट्रेड किया। तो जो हम साइडवेज वाली बात कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे कि साइडवेज ट्रेंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जिसके लिए आपको ADX और जिगजैग दोनों का आपको वो मिलेगा, तो वो अगर आपने कर लिया तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी बच जाती है, जो टाइम है आपका वो बच जाता है। हाँ, एंट्री के बाद टाइम वो लगा दे चलेगा, लेकिन उससे पहले वो पता नहीं ना कितने टाइम तक एक रेंज में रहेगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ट्रेडिंग के क्लासेस के अंदर जो लाइव ट्रेडिंग चलती है हमारी, रियल टाइम मार्केट में रियल ट्रेड जब हम करते हैं उसके अंदर हम टाइम स्टॉप लॉस भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें हर दिन ट्रेड मिलता है। तो हर दिन आपको मतलब ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में आपको बने रहना है। ठीक है, सो आगे चलते हैं, मेरा पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, यही सेम एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये जैसे RSI का जो हमारा है यूज ऑफ RSI, कि हम लोग RSI का जो 80-90 का क्राइटेरिया है वो हमने यहाँ पे बता रखा है। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस में एंड आपका आशाई ग्लास में कि जब भी RSI 80-90 जोन में जाता है वहां से प्राइस या तो कंसोलिडेशन फेज में जाएगा या करेक्शन फेज में जाएगा, वही सारी चीजें यहाँ पे
लिखी हुई है। ये चीज हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। ये कुछ चार्ट्स हैं, राइट, जो हमारे जिगजैग के इंपॉर्टेंस बताते हैं। आई अगेन रिपीट, ये कुछ चार्ट्स हैं जो हमें जिगजैग के इंपॉर्टेंट बताते हैं, जिसके अंदर हमने बंधन बैंक भी लिया हुआ है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी लिया हुआ है, जी जी एंटरटेनमेंट भी लिया हुआ है, एंड यस बैंक भी लिया हुआ है। तो कब कब इनके ट्रेंड चेंज हुए हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक प्राइस कंटिन्यू अप मूव में गया है, एंड इस रेड कैंडल में प्राइस ने पिछले लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, उसके बाद आप करेक्शन देख सकते हो। यस बैंक में भी सेम चीज है, ये लो है, यहाँ पर आपका क्लोजिंग हो गया है, उसके बाद प्राइस ने पुल बैक दिया कि आपको उम्मीद दिखाएगा कि हाँ यार चलो ठीक है अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा है, बट उसके बाद क्या हुआ। बंधन बैंक अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ठीक है। एक आरबीएल बैंक का भी चार्ट है, वो भी उसी तरीके से है। तो इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, फिर रिटेस्ट हुआ, एंड उसके बाद आप देखोगे तो क्या मोमेंटम है। एंड इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी वही सेम चीज है। तो अगर आपका उससे पहले आप देखो किस तरीके से रैली है हर स्टॉक के अंदर, बट जैसे ही वो लेटेस्ट हायर लो के नीचे बंद हो जाता है तो हम उसमें काम नहीं करते हैं। तो हमारा एक रूल है कि अगर कोई भी स्टॉक में मंथली में लोअर लो बन जाता है, मंथली टाइम फ्रेम में जिगजैग के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें फिर ट्रेड नहीं करते, हम लोग उसमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट नहीं करते। ये कुछ थे जो आपको हमने बताया। तो अशोक जी, नाउ योर टर्न। तो अशोक जी आपको कुछ चीजें बताएंगे जो हम लोग फंडामेंटली करते हैं अपने कोर्स के अंदर, कि हमने डिटेल्स कहाँ कहाँ से उठाते हैं, क्या चीजें पढ़ते हैं, वो सारी चीजें। अशोक जी। या आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। राइट। सो अभी तक आपने, हम लोग क्रिस्प और शॉर्ट रखेंगे पूरी पीपीटी को, ताकि इससे ज़्यादा बोरिंग और वो नहीं हो, सो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। तो अभी तक जितने ऋषि ने बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि क्या क्या क्राइटेरियाज, क्या क्या चेकलिस्ट है जब हम टेक्निकल स्टॉक, चूंकि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है बेसिकली जैसे हमने बताया कि ये पूरा टेक्निकल ओरिएंटेड स्टफ है, सारा फोकस हमारा टेक्निकल्स पे रहता है। कुछ चीज़ें हम फंडामेंटल की इसलिए देखते हैं कि कल को हम कोई ऐसा स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं जिसमें बड़े टाइम फ्रेम पे हमको स्टॉक अच्छा लग रहा है, और बड़ा टाइम फ्रेम पे हमको उसको होल्ड करना है, और कंपनी अच्छी है, और उसका ट्रेलिंग एसएल बड़े टाइम फ्रेम में हम रख के चल रहे हैं, तो वो काफ़ी साल लग जाते हैं उसमें, उसको ट्रेलिंग एसएल करने में कभी कभी 6-7 साल तक वो स्टॉक होल्ड रहता है। सो जो एक मिथ है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चार्ट से नहीं कर सकते, वो भी एक दूर करता है उससे। ट्रूथ ये है कि अगर अपन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करें, अपने ट्रेलिंग एसएल सेट रखें, और जनरली हाई टाइम फ्रेम देखें, अगर आपको फंडामेंटली स्टॉक लग रहा है कि 3-4 साल या उसका टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है जिस फील्ड में वो है, अब हम डिफेंस की बात करें फॉर एग्जांपल, तो अपने को लग रहा है कि अब डिफेंस में लास्ट बजट में जो चेंजेस हुए हैं वो आने वाले टाइम में 3 साल, 4 साल, 5 साल एक गेम चेंजर हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया खुद कंजप्शन तो इंडिया का खुद सबसे बड़ा है ही है, और इंडिया में सारी कैपेबिलिटी है कि हम इक्वली अपने जो बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने छोटे से स्टार्ट किया है, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम बड़े लोगों को भी अपना एक्सपोर्ट्स, अपना जो स्टफ है वो दे सकेंगे, क्योंकि टैलेंट हमेशा से था, बट हमारा टैलेंट दूसरे देशों के लिए ज़्यादा काम करता था, स्पेशली आईटी टेक्निकल टेक्नोलॉजी वाइज में। बट नाउ थिंग्स इन होम ग्राउंड में चीज़ें चेंज हो रही है, तो आई थिंक इन चीज़ों में भी बहुत आगे स्कोप है। सो ये एस्पेक्ट्स, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थोड़े बहुत हम इसमें भी कवर करते हैं, हालांकि डिटेल में नहीं कवर करते हैं, एंड सून हम लोग फंडामेंटल कोर्स का भी एक प्रॉपर तैयारी में है कि एक प्रॉपर पूरा प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया जाए। बट ये एसेंशियल एस्पेक्ट है, चाहे आप टेक्निकल करो या कुछ भी करो। अगर कोई स्टॉक को अगर आप ट्रेड की तरह लेते हो 15 दिन महीने भर के लिए, देन इट्स ओके कि आप उसके फंडामेंटल पॉइंट्स ना समझो और खाली आप टेक्निकल स्टफ देख के आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा बड़ा अल्फा बनाना है, या आपने को लग रहा है कि इसमें मतलब और रस है और निचोड़ सकते हैं हम इसको, और ये स्टॉक और रन हो जाएगा, बहुत बड़ा टेलविंड है। जैसे अभी हम सेक्टर्स की बात करें तो अभी पीएसयूज में काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। सो जो हम लोगों को लग रहा है कि अब एटलीस्ट मार्केट पीएसयू को उस सौतेलेपन की नजर से नहीं देख रहा है। सो अब ये सारे, चाहे पीएसयू बैंक्स हो या पीएसयू चाहे अपने इंफ्रा रिलेटेड हो या कोई भी हो, मार्केट उनको अब दे टेकिंग नोटिस ऑफ इट, बिकॉज अब गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें काफी बड़ा स्कोप है और काफी क्लैरिटी है चीजों में। सो दैट वेज, सो फंडामेंटल एस्पेक्ट में हम रेशियो एनालिसिस की एक बेसिकली कवर करते हैं कि क्या क्या रेशियोज फंडामेंटल के होते हैं, रेशियोज बनते कैसे हैं, मेन रेशियोज जो है उनकी जनरली रिकॉर्डिंग ही रहेगी, बट उस रेशियो को समझने से क्या होगा कि जब हम फंडामेंटल स्क्रीनर्स बनाएंगे, जैसे ये क्वेरी भी थी आज कि हम स्क्रीनर स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं, इतने सारे स्टॉक में कैसे ढूंढा जाए। सो मैं सारी क्वेरी अभी एक एक करके ले लूंगा।
सो इसीलिए मैंने सबके आंसर्स इंडिविजुअल टाइप नहीं किए। सो जो स्कैनर्स हैं बेसिकली इतना मेहनत नहीं करना, आजकल इतने सारे स्कैनर्स अवेलेबल हैं, तो इतने सारे स्टॉक्स में फंडामेंटल स्क्रीनर्स के जो रेशियोज में आपने जो इंपॉर्टेंट रेशियोज देखे वो आप स्क्रीनर में वो वेरिएबल्स डाल के, जैसे आपको डेट इक्विटी रीजनेबल चाहिए, या आपको आरओसी आरओई ज़्यादा चाहिए, या आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, आपको पी बेस्ड इन्वेस्टर हो, आपको कम पी के स्टॉक्स चाहिए, तो वो सब जो फंडामेंटल रेशियोज हैं वो आप स्क्रीनर में डाल के आप रन कर सकते हो, उससे स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। फिर उन स्टॉक्स पे आप अपने टेक्निकल व्यू देख सकते हो कि क्या एंट्री एग्जिट बन रहा है, या हमारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हमने सीखे हैं, वेदर एडीएक्स इज कंफर्मिंग, मूविंग एवरेज कंफर्म कर रहा है, प्राइस ट्रेंड मेजरली जो हम देखते हैं कि जिगजैग इन फेवर है कि नहीं है, बाइंग जोन में है, हमको जिस तरफ जाना है, सपोज हमको चेन्नई जाना है तो हम चंडीगढ़ की ट्रेन में ना बैठे, हम चेन्नई की ट्रेन में बैठे। सो ट्रेंड वो एक अपने को उसमें मदद करता है। फिर हम आएंगे केवाईसी पे। केवाईसी बेसिकली कि अगर आप कोई कंपनी ले रहे हो और होल्ड कर रहे हो, आपने मंथली टाइम पीरियड लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लिया है, सो कितना लंबा होल्ड करना है, और उसके लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक्चुअली उसके बारे में जानो। किसी ने अभी क्वेरी, आज हम स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी तो नहीं लेंगे बिल्कुल भी, बट किसी ने टाइम टेक्नो क्लास के बारे में पूछा था कि टाइम टेक्नो क्या हो रहा है, काफी टूट चुका है, वो है। तो आप जब कॉन कॉल सुनोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आई थिंक कि अब आने वाले टाइम में जब उनके फॉरेन के जो उनकी जो फॉरेन की सब्सिडरीज है वो जब कंसोलिडेट करेंगे, सो आई थिंक आगे जाके मार्जिन भी इंप्रूवमेंट होंगे और नंबर्स भी इंप्रूव होने चाहिए। सो आई थिंक एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो थोड़ा सा पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा कि ये इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि हम कंपनी को जाने। कंपनी को जाने के काफ़ी सारे सोर्सेज है जो हम एक सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ कहाँ से एनुअल रिपोर्ट सोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक फोरम है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी जहाँ जहाँ से वेबसाइट से जो अभी बहुत आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उनको भी हम लेते हैं। हालांकि हमारा बाइंग सेलिंग क्राइटेरिया कभी भी ब्रोकरेज के बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होते हैं, हम उनको हमेशा इग्नोर करते हैं। वो हमारा टेक्निकल चार्ट्स के लिए काफ़ी है हमको व्यू देने के लिए, कि वो काफ़ी बार रिपोर्ट्स ऐसी आती है कि कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट आती है कि आधे जनों ने ब्रोकरों ने बाय कर रखा है, आधे लोगों ने सेल दे रखा है, सो कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई वी रीड ब्रोकरेज रिपोर्ट इज जस्ट फॉर द डेटा, राइट। सो काफ़ी अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और जो डेटा पॉइंट्स है हमारे लिए वो मतलब है, हम जस्ट वो पिक करते हैं कि हमको एक बनी बनाई रिपोर्ट हमको मिल रही है, हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़े, एक 2-4 पन्ने में हमको एक क्लियर डिटेल मिल जाती है कि स्टॉक में एक्चुअली ये इसमें क्या ट्रिगर्स है, क्या केपेक्स है, क्या स्टोरीज है। बाइंग सेलिंग को हम अगेन बोल रहे हैं कि जो ब्रोकर की बाइंग सेलिंग है उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा वंडरफुल सेटअप है जिसको हम खुद हमको खुद वो सेटअप सारी चेकलिस्ट टिक होने का पता लग जाता है कि इसको हमको लेना है या नहीं लेना है, या इसको इग्नोर करना है, या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, स्टॉक काफी रन अप हो चुका है, तो हम उसका रिटेस्ट का वेट करते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप मेंटरशिप सेशन में सीखोगे। फिर काफ़ी सारी मैगजीन्स हैं जो हम कवर करते हैं कि आप लोग उसमें से भी आप बिजनेस वाइज, जैसे बिजनेस लाइन वगैरह में और फोर्ब्स में उन पर्टिकुलर ग्रुप प्रमोटर के इंटरव्यूज रहते हैं, प्रमोटर का बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री रहती है कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, तो वो सब ज़रूर पढ़ते हैं। देखिए नॉलेज तो कहीं से भी मिले वो काम ही आती है। उसके बाद स्क्रीनर है, आपको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड इफ यू कैन पुट ऋषि। या थैंक्स। सो उसके बाद जब अपने ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद जो भी हमने रेशियोज निकाले, उसको फिर हम प्रैक्टिकली स्क्रीनर साइट है या और बहुत सारी साइट्स है ट्रेंड लाइन वगैरह, जहाँ पे हम उस फंडामेंटल पॉइंट्स को डाल के स्क्रीन रन करते हैं, और हम फंडामेंटल स्क्रीनर जो स्पेसिफिकली है कि उसमें स्क्रीनर बेस्ड स्टॉक शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर स्टॉक्स पे हम वापस टेक्निकल्स भी देखते हैं कि उसकी एंट्री एग्जिट कहाँ अच्छी बन रही है। सो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाता है उसमें। और बेसिकली मैं जो पॉपुलरली यूज करता हूँ स्क्रीनर में, वो मैं क्वार्टर रिजल्ट्स के उनका क्वार्टर रिजल्ट्स का एक स्क्रीनर है, वो मैं बहुत यूज करता हूँ। सो उनके क्वार्टर रिजल्ट्स में रेगुलर अपडेट हो जाता है। आप अगर आप पेड वर्जन यूज करते हो जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो उसमें क्या है, आप वॉच लिस्ट, अनलिमिटेड वॉच लिस्ट बना सकते हो। फिर उनके ईमेल अपडेट्स आ जाते हैं, कोई स्टॉक में आपके चेंजेस होता है तो उसका ईमेल अपडेट आ जाता है। तो उन वॉच लिस्ट को आप फिर क्वार्टर को कंपेयर कर सकते हो कि कुछ उसमें नए नाम्स आए हैं तो उनको फिर ट्रैक में रख देते हैं, उनको फिर उनको फॉलो का भी एक ऑप्शन है उसमें, उनको आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं उनकी, या फिर आप क्वार्टर व्यू देखते हैं। सपोज कोई डिफेंस का स्टॉक है, नया आईपीओ है,
और अच्छा कर रहा है, सो या कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जो अभी फेवर में है और आपको लग रहा है कि उसका आईपीओ आया है, उसने स्टॉक है, बट उसकी डेटा टेक्निकली जा रहा है, डेटा अवेलेबल नहीं रहती, तो उसको फिर हम ट्रैक में रख देते हैं कि 1-2 क्वार्टर फिर उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमको कुछ इंटरेस्टिंग चेंज दिखता है टेक्निकली फंडामेंटली दोनों, तो डेफिनेटली हम उसको अपने बाइंग लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। सो टेक्निकल स्क्रीनर भी है जो कि हम जनरली मोस्टली तो आप देखोगे हम 52 वीक हाई या मोमेंटम पैरामीटर्स में ही फॉलो करते हैं कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जिन इन तरह की कंपनी की हमेशा ढूंढते रहते हैं कि जिन कंपनियों में काफ़ी साल बाद ब्रेकआउट आ रहा है और कंपनी में कुछ हुआ नहीं इतने सालों में, अब चले, सो वो स्क्रीनर में हम काफ़ी यूज़ करते हैं। और कुछ हम स्क्रीनर मिक्स करके यूज़ करते हैं जिसमें टेक्नो फंडा पैरामीटर दोनों डालते हैं, जैसे फंडामेंटल पैरामीटर्स डाला ही डाला, साथ में डाला कि जिसको हम टेक्नो फंडा बोलते हैं कि ये हाई के आज 52 वीक हाई के आसपास है, या 52 वीक लो से 50% का मूवमेंट दे चुका है और अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है, ऐसे स्टॉक्स हो गए, या जो 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहे हैं बट हमारी ये फंडामेंटल पैरामीटर भी मैच कर रहे हैं। सो अगर वो मिल जाए तो सोने पे सुहागा रहता है और बहुत इजीली उसको फिर राइट करना इजी हो जाता है। एंट्री एग्जिट डेफिनेटली टेक्निकल ही रहता है, इज बेसिकली ये चीज है। सो और हम आपको एक लिस्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स भी देंगे कि तो आपका बेसिकली कन्विक्शन कैसे स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग करना है वो, और उसको कैसे आप लंबे समय तक राइड कर सको। ऋषि, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक ऋषि, कैन यू पुट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं एक काम करता हूँ, या डन। सो इसके पहले का दैट्स इट। सो ये हमारा टॉपिक्स है बेसिकली जो हम आने वाले मेंटरशिप सेशन में कवर करेंगे, जिसमें ऋषि ने बात की टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो वो सब यूज करते हैं। साथ में हम कैसे, जैसे जनरली हम ऑप्शंस में बेसिक डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, जस्ट एक हम पोर्टफोलियो हेजिंग के हिसाब से जरूर काम करते हैं निफ्टी इंडेक्सेस में। सो वो आपको बताया जाएगा कि उसमें हम अपना तरीका बताएंगे, वो हमारे लिए काम कर रहा है तो आई एम श्योर वो आप लोगों के लिए भी काम करेगा। सो बाकी साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पूरे एक स्पेसिफिक फ्यू आवर्स डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी तो है ही है, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे और साइकोलॉजी की बात करेंगे, बट ओवरऑल साइकोलॉजी पूरे कोर्स में इम्बेडेड है, इन द सेंस कि जिस तरह के स्टॉक सेलेक्ट करना, स्टॉक्स को अगर ऐसा पीरियड आए, जैसे एक क्वेरी आई थी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी थी कि सर पीछे मुड़ के देखना तो बहुत इजी है कि ये हुआ है, आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। सो हाइंडसाइट में चीजें देखना इज मच मोर इजियर, आगे क्या। सो ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का पार्ट है। जैसे काफी सारे स्टॉक्स, ऋषिक ने रोलेक्स रिंग का एग्जांपल लिया कि स्टॉक्स काफी बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट देते हैं, आपके सेटअप पे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद भी स्टॉक नहीं चलते हैं, तो वो ब्रेकआउट फेल नहीं कहते हैं उनको। हम बेसिकली क्या है, वो कंसोलिडेशन पीरियड, एक वो पेन पीरियड से गुजरते हैं। अगर आप जितना जितना आपको और समय मिलता है उस कंपनी के बारे में पढ़ने का, तो धीरे धीरे आप हाफ वे कंसोलिडेशन में आपको आइडिया लग जाता है कि स्टॉक को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। इसीलिए फंडामेंटल पैरामीटर्स पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप रोलेक्स रिंग पढ़ रहे होते या आप पढ़ रहे होते, आपको समझ में आ जाता कि यार जब तक मेरा एसएल नहीं होता मुझे स्टॉक को होल्ड करना, तो इट हैज गिवन डिसेंट रिटर्न। सो एक पूरे कोर्स, पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक साइकोलॉजी एम्बेडेड है। सो कैसे एक एक स्टॉक्स पे वेट करना, उसका रिस्क रिवॉर्ड देखना, या जब तक हमारे सारे चेकलिस्ट टिक नहीं हो जाए, ये एक तरह से आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग ही करेगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी जो एक पैरामीटर पे सेट हो रही है, दूसरे पैरामीटर पे वो नहीं आ रही है, बट अल्टीमेटली आपको डिसिप्लिन ये बता रहा है कि ये रूल्स को फुलफिल पूरा करने के बाद ही हमको एंटर करना है। तो अल्टीमेटली आपकी जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी वो डेवलप करेगा। प्लस जो डिप में जितने पैनिक आ जाता है, वो पैनिक से कैसे बचा जाए। जब बाजार सारा बहुत ज्यादा बुलिश हो रखा है और हमको लगता है कि हम भी क्राउड के साथ बुलिश हो जाते हैं, जब हम क्राउड के साथ चलते हैं तो बड़ा पैसा जनरली नहीं बना सकते हैं। क्राउड के साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग तक तो ठीक है, बट अगर आप क्राउड के साथ अगर आप लंबा जाना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लंबा पैसा बनाना। एक छोटा मोटा परसेंटेज तो आपको बन सकता है। सो साइकोलॉजी भी एक हमारे पूरे कोर्स में एम्बेडेड है। सो इट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर थ्रू आर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज व्हाट हो सकता है आप लोग काफी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, सो उनकी फास्ट ट्रैक हो जाएगी जर्नी, और जो हमारा तरीका है दैट वी विल बी शेयरिंग यू। So I think बाकी I think we have covered all in short. So अब किसी का कोई भी Q&A है, so we'll be happy to take it.
so you can raise your hand. Just So, one small addition, भाई. yes, काफी queries आए हैं. Do we teach intraday as well? Intraday is not our strength and it is not a part of our course. And also futures and options we completely do not teach as a part of course other than covered calls and hedging purpose. yes, absolutely true. Because हमारा forte in the sense कि ऋषि ने हमने CNBC के खिलाड़ी नंबर शो में 2 बार पार्ट लिया था. वो एक्सट्रीम शॉर्ट फॉर्मेट था. हालांकि उस दोनों बार उसमें हम विनर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, बट हमारा वो फोटे नहीं है. हम उस पे इतना, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एफर्ट, द अमाउंट ऑफ फिजिकल एफर्ट, आंखों मतलब रेगुलर स्क्रीन देखना, सिटिंग बैठना और कंटिन्यू स्क्रीन देखते रहना, एक स्ट्रेस लेवल वहां रहता है. सो ये हमारा मकसद नहीं है. ऐसा नहीं कि आप ये जिगजैग और ये सब सारे सिस्टम से कि आप इंटरनेट नहीं कर सकते. आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो, आराम से काम कर सकते हो. इनफैक्ट हमने जब CNBC का जब शो किया था दोनों टाइम वी वर द विनर्स, हमने 20% प्लस वीकली रिटर्न दिया है. सो बट उसमें कितनी पीछे हार्डवर्क गई है, कितना स्टॉक सिलेक्शन, कितना मेहनत और कितना स्ट्रेस लेवल. सो इतना कुछ करके वर्थ नहीं है वो. मेरी हेल्थ खराब हो गई तो उस टाइम. मैं वही बोल रहा हूँ. सो वी हैव सीन हिम सो डूइंग इट एंड सब. तो कहने का मतलब इट्स नॉट इजी. सो जो पैसा अगर हम शांति से बैठ के बना सकते हैं तो उसके लिए इतना करने का जरूरत नहीं. तो हमारा फोटे है, बट हम वो करना नहीं चाहते और हम वो चाहते भी नहीं आप सीखें. क्योंकि देखिए क्या है, पहले एक जब चूंकि साइकोलॉजी की बात आ गई तो पहले साइकोलॉजी डेवलप करना है, वो इंट्राडे में नहीं बन सकती. साइकोलॉजी कब बनेगी, जब आप एक स्टॉक को लेके रखे, वो चल नहीं रहा है, आपके क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है, आपका एसएल नहीं कर रहा है, बट आप उसका पेनफुल पीरियड जो जर्नी है वो आप उसके साथ बैठे हो, उसके साथ उसके बारे में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो. बाद में जब वो चलता है तब जब जो कन्विक्शन उस वक्त बनता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं बन सकता. सो हमारा जन ये सजेशन यही रहता है कि पहले आप ये इन्वेस्टिंग कोर्स कीजिए, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे काम कीजिए. उसके बाद जब आपको लगे कि साल 2 साल में आप मतलब आपको पूरे सेटअप क्राइटेरिया रूल्स आपको अब याद रखने नहीं पड़ रहे, बाय डिफॉल्ट आप चार्ट देखते ही आपके माइंडसेट काम कर रहा है कि हाँ मुझे ये करना है. उसके बाद अपना टाइम फ्रेम आप शिफ्ट कीजिए. उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे आइए, डेली पे आइए या इंट्राडे पे आइए, या 75 मिनट से 60 मिनट से आवली चार्ट पे काम करना. उसके बाद आप कीजिए तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आपको माइंड मेंटली पूरा उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा. सो किसी ने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग एंड मोमेंटम स्टॉक्स. सो फाइनेंस की कोई क्योंकि आप कैश में काम कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 5,000 रुपीज. सो उसमें क्राइटेरिया नहीं है. जब आप एफएनओ में आ जाते हो, ऑप्शंस में हेज करने लग जाते हो, तो एक 10 लाख 15 लाख की कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड जरूरी हो जाती है. सो मोमेंटम अमाउंट सर एनी मिनिमम अमाउंट फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वो मैंने भी शेयर कर दिया है. सो इनिशियली आपको जब आप शुरू करते हो तो आपको प्रोसेस ये माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे अभी पैसे कमाने के बारे में सोचना. एक वो आउटकम है, वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे बनने लगेंगे. किसी ने CAGR की भी पूछा था कि CAGR क्या है. सो जनरली क्या होता है, 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हो जाता है, सो अराउंड वो 14-14.5% का CAGR होता है. आई थिंक दैट इज गुड इनफ. और वो मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलना चाहिए कि हम इंडेक्स तक शुरू में, ये जब आप सीख रहे हो तब आपका इंडेक्स के जितना आप रिटर्न उठा लो, क्योंकि इंडेक्स के CAGR भी यही रहे हैं. आप उठा लो. उसके बाद आप देखो कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है. उसके बाद आप 5 साल में आज पूछो तो 2x 3x पैसा करना इज नॉट इम्पॉसिबल टास्क, अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेंड समझने लग जाओ और प्रॉपर चीजों को करने लग जाओ. सॉरी टू इंटरप्ट अशोक जी. काफी लोग फीस के लिए पूछ रहे हैं. मैं एक बार आप लोगों को वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ. वेबसाइट में, क्योंकि वो प्रोसेस अभी रह गया आपको बताना, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको हमारे equityforlife.com की वेबसाइट पे जाना है. कोर्स में जाके आपको दोनों के दोनों कोर्स की फीस, राइट, एंड दोनों के दोनों कोर्स का जो भी आपको समझना है, जैसे व्यू मोर पे जाके हम इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे, वो सारी चीजें. एंड पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा. अगर आपने लॉगिन नहीं बना रखा है तो आपको साइन अप पे जाना है. साइन अप करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा. जैसे ही साइन अप होने के बाद लॉगिन हो जाएगा, गो टू कोर्स, और जो भी आपको समझ में आए उस पर जाके पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा. जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको वो साइन अप के लिए बोलेगा, आई अगेन रिपीट. एंड साइन अप कंप्लीट होने के बाद कोर्स पे जाके आपको जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो आप उसमें जाके पे कर सकते हैं. एंड आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, दोनों कोर्स की फीस या जो भी चीज है माइंड में, क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, सारी चीजें ऑलरेडी मोटा मोटी हमने कवर कर दिया है. ठीक है. एंड यस अशोक जी, आई थिंक क्वेरी ले लेना चाहिए अपने को. हाँ, बस बिफोर टेकिंग क्वेरीज मैं खाली एक ही ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करना ऋषि. जो इन्वेस्टिंग एक क्वेरी ये भी थी, नहीं नीचे मतलब, सॉरी, हाँ बस
सो अब जैसे आप दो चीज देख सकते हो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग मॉड्यूल, ये अभी भी कंफ्यूजन है, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। इन्वेस्टिंग, इन दोनों मॉड्यूलों में इन्वेस्टिंग पार्ट कॉमन है। सो अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो पहले आपको इन्वेस्टिंग मॉड्यूल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रिंसिपल, सारे जो रूल्स हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। ट्रेडिंग कोर्स में खाली ये होता है कि लाइव सेशंस हम और कवर करते हैं, वो आपको डिटेल इसमें व्यू मोड में मिल जाएगी। सो इन्वेस्टिंग भी कवर होगा प्लस ट्रेडिंग भी होगा, वो ट्रेडिंग मॉड्यूल आफ्टर इन्वेस्टिंग कंप्लीशन के बाद ये होगा, राइट। सो ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, नॉट इंट्राडे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। एफ&ओ बिल्कुल कवर नहीं होगा, एफ&ओ में बस पोर्टफोलियो हेजिंग का पार्ट कवर होगा। एंड हम लोग मेजरली फोकस इन्वेस्टिंग के अंदर ही करते हैं। एंड उसके अगेंस्ट जैसे किसी ने लिखा था कि सर रेगुलर इनकम का क्या, तो रेगुलर इनकम के लिए कैपिटल बड़ा होना चाहिए। तो हम उसके अगेंस्ट में जैसे स्टॉक्स होल्ड करते हैं एंड कॉल राइटिंग वगैरह करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1 लॉट के बराबर के होल्ड हैं, तो उसमें हम लोग कॉल राइटिंग करते रहते हैं। उसमें एडजस्टमेंट और शिफ्टिंग की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं पोर्टफोलियो हेजिंग के सेशन में।